पंकज गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका, मैनेजिंग डायरेक्टर पंचवटी प्रयोगशाला। अजय अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, डायरेक्टर श्री वनस्पति प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। सुभाष अरोड़ा जी, डायरेक्टर एमिनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज गोयल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे शुरू करते हैं। एक बार अपने बारे में बताएं और अपनी इस कंपनी के बारे में बताएं, आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। गुड नेम अनुज जी। सन 1992 में मैंने ये मात्र 10,000 रुपए से कंपनी की शुरुआत की थी, घर में 12 फुट बाई 12 फुट के कमरे से। उसी से जैसे कहते हैं ना कि हम तो अकेले चले थे सफर में, कारोबार जुड़ता चला गया। उसी तरीके से उसे बढ़ते बढ़ते 98 में हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट लिया, उसे बढ़ाया। फिर 2004 में हमने सेकंड यूनिट लगाई। 2007 में हमने रुड़की में एक बहुत बड़ी यूनिट की स्थापना की। उसके बाद में आज हम 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं। लगभग मोर देन 1000 एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आज पंचवटी केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही नहीं है, उत्पादन में ही नहीं है, वो एजुकेशन में भी है। पंचवटी के नाम से हम लोग मेरठ में अपना इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशन में चला रहे हैं। एक हम जिंदल नगर में अनाथ आश्रम चला रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी हम लोग प्रॉपर जुड़े हुए हैं। अजय अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताएं, जिससे लोग जान पाए आपके बारे में। हम लोग पिछले 40 वर्षों से सरसों तेल में हैं और हमारे 4 फादर से हम इसमें व्यापार में हैं। टोटल हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है और जो भी सरसों का तेल हम बनाते हैं ऑर्गेनिक बनाते हैं और कंज्यूमर पैक में 200 ml से लेके 15 किलो तक की हमारी सारी पैकिंगों में उपलब्ध है जी। सुभाष अरोड़ा जी, आप एमिनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर, एक बार अपने बारे में बताएं, दर्शकों को जान पाए लोग आपके बारे में। अनुज जी, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी था। जब उत्तराखंड और उत्तरांचल एक ही राज्य हुआ करता था, तो 78 में बरेली स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला था पहली बार। उस टाइम पूरी यूपी में 2 ही स्पोर्ट्स हॉस्टल थे फुटबॉल के, एक बनारस और बरेली। तो 78 में पहला बैच ही हम लोगों का था। तो वहाँ से मेरी खेल की जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैंने 7 साल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से इंडिया कैंप भी किया। उसके बाद एथलेटिक्स में भी मैं BHU में यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा और 2 बार ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी फुटबॉल में भी खेला। सो वहाँ से उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने 22 साल कॉर्पोरेट्स में भी काम किया। उसके बाद 2004 में मैंने रुद्रपुर में एक स्कूल स्टार्ट किया जो CBSE का है, नर्सरी से 12th क्लास है। और उसके साथ साथ फिर क्रिकेट एकेडमी मदन लाल जी के अंडर में है जो चल रही है, और फुटबॉल की एकेडमी है। पूरी इंडिया से हम लोग बच्चे सेलेक्ट करके लाते हैं और उनकी एजुकेशन भी होती है, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उसी क्षेत्र में हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। बच्चों को सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है आपके यहाँ, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है? बच्चों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया सर जो क्रिकेट का है, हम लोग जगह जगह ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूरी इंडिया में, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है बच्चों को मालूम पड़ता है कि कब कब ट्रायल्स हैं, और वो लोग विभिन्न जगहों पे भी ट्रायल करते हैं और अपने रुद्रपुर एकेडमी में भी ट्रायल करते हैं। तो उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सेलेक्ट करते हैं और स्कॉलरशिप्स भी देने का प्रयास करते हैं। पंकज जी, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार बताइए कि क्या है प्रोडक्ट और क्यों सबसे अलग है। देखिए, हमारे प्रोडक्ट जो है पूरी हाइजीन मेंटेन रखते हैं। हम लोग उसमें बेस्ट क्वालिटी के साथ उसे अपर क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ रेट लोएस्ट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे मिडिल वर्ग उसे आराम से उसे अपना सके और अफोर्ड कर सके। यही हमारी USP है कि टॉप क्वालिटी और लोएस्ट रेट। दूसरी बात, हम लोग जो है अपनी यूनिटों में प्रोडक्शन कॉस्टिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए, और साथ साथ हम जो अपनी एजुकेशन से है, हमारा कॉलेज है, उसमें जो हमारे BTech और पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, उसी में से हम अपने कम से कम मोर देन 50 स्टूडेंट को एवरी ईयर अपनी कॉलेज में ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें बहुत अच्छी जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। आज भी मेरी फैक्ट्री में पिछले 7-8 सालों से BTech होल्डर बच्चे मोर देन 6 लाख 10 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपना जीवन
को उन्नति पर ला रहे हैं। हेल्थ के लिए कैसा है आपका प्रोडक्ट, जरा उसके बारे में भी एक बार बताएं। देखिए, हेल्थ के लिए जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा च्यवनप्राश है, कफ सिरप है, डाइजेस्टिव डिवीजन है, ये बहुत बढ़िया हेल्थ वर्धक प्रोडक्ट हैं जो कि कोरोना में लोगों को अपनी इम्यूनिटी के बारे में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो कोरोना से ग्रस्त हुए, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो कोरोना से ग्रस्त होकर के भी उसमें ज़्यादा उसमें महसूस नहीं कर पाए, आराम से निकल गए। तो उसके बाद में कोरोना के बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा अपने जीवन में बदलाव का चिंतन हुआ है। उसी को देखते हुए हम लोग जो है और नए नए डिवीजन उसमें डेवलप कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और लोगों का लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुभाष अरोड़ा जी, आप एक खेल यूनिवर्सिटी वो चला रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं। जो बच्चे आते हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है, उनका सोचने का तरीका कैसा रहता है, एक बार वो बताइए। कुछ बच्चे भी होंगे कह रहे होंगे कि पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ तक जाके रुकेंगे, उनको मोटिवेट भी आप लोग करते होंगे, कैसे काम करते हैं? अनुज जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हर पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है। उनके मन में एक शक रहता है कि यार ये अगर खेल नहीं पाया तो इसके बाद क्या होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ कि अगर ये नहीं खेलेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, तब इसका फ्यूचर क्या है? कोई गारंटी है? बोलते नहीं। तो लेकिन खेल में एक गारंटी तो है जी कि खेल एक अच्छा इंसान तो बनाएगा ही। और साथ में आप लोगों को ये बता दूं, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है क्योंकि उस जर्नी से हम लोग निकले हैं। बिल्कुल। खेल बहुत ज़रूरी है बच्चे को। खेल से हम लोग क्या सीखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी लाइफ में जीने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या है? डिसीजन मेकिंग। हम जब भी चाहे जॉब में हैं चाहे किसी भी फील्ड में हैं, हर एक को डिसीजंस लेने हैं। तो खिलाड़ी एक जो है और एक जो खिलाड़ी नहीं है उसके अंदर क्या अंतर है? खिलाड़ी को सेकंड के 100वें भाग में डिसीजन लेना होता है जब वो ग्राउंड में होता है, चाहे वो कोई सा खेल खेल रहा है, बिल्कुल। चाहे वो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल आदमी से कई गुना बेहतर होता है और डिसीजन लेने का उसका क्विक डिसीजन होगा। वो कभी हिचकिचाएगा नहीं कि कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने के लिए, इवैल्यूएट जल्दी करेगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है हमें लाइफ में वो है लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी फील्ड में है तो वो बच्चा ग्राउंड से सीख रहा है, नेचुरल पहले दिन से, वो बहुत बड़ी स्किल उसके अंदर डेवलप हो रही है। थर्ड स्किल है कोऑर्डिनेशन, जो एक टीम वर्क है, कुछ लोगों को साथ लेके काम करने की जो आपकी एबिलिटी है, ये बेसिक स्किल्स सारी वो ग्राउंड से सीखता है। और आज अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें या सब टीम मैनेजर्स को ये सारी ट्रेनिंग्स बाद में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कंपनियां कराती हैं। तो एक खिलाड़ी के अंदर ये सारी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं और ये गारंटी है कि चाहे देखिए टीम में तो 11 ही लोग खेलेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की है, स्टेट की है, कंट्री की है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि जो करोड़ों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। तो मैं एक चीज़ की गारंटी पेरेंट्स को देता हूँ कि चाहे किसी फील्ड में भी करेगा, चाहे ये जॉब करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, ये दूसरे लोगों से डिफरेंट होगा और अपनी लाइफ में 100% सक्सेस होगा। क्या लगता है आपको कि कोई ऐसी बात आपको कचोटती है क्या कि ये चीज़ रह गई, या फिर आप फ्यूचर में वो चीज़ करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, या फिर आपने अपनी लाइफ आप पूरी जर्नी उससे निकले हैं, आप बता रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई बात है मन में? अभी जो देखिए खेलों में क्या है आजकल, अभी आपने टीवी पे, न्यूज़पेपर सब में सुन रहे होंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी जो फीफा ने जो है बैन लगाया फुटबॉल एसोसिएशन के ऊपर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब से हम लोगों ने खेलना शुरू किया और आज तक हर खिलाड़ी को एक ही चीज़ की परेशानी होती है कि जो खेल फेडरेशंस हैं वो उनकी जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्योंकि खिलाड़ी कहाँ सफ़र करता है, जब ट्रायल्स है, सिलेक्शंस हैं, हर जगह सफ़र कर रहा है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा एक शुरुआत की है जो देश के अंदर, उन्होंने खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया है। हाँ। जो आज तक किसी ने नहीं किया था। हाँ। तो उसका रिजल्ट क्या है? खिलाड़ियों की जो परेशानियां थी, जो करप्शन था स्पोर्ट्स में, जो खेल संघ है उनका करप्शन था, वो उजागर होने लगा। तो मोदी जी के दिमाग में एक चीज़, उनको एक समझ में आ गई कि यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसी का ये नतीजा है जो अब
हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल जो सुर्खियां बन रही हैं आज स्पोर्ट्स की, तो आने वाले टाइम में सबको एक उम्मीद जागी है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और जो हर खिलाड़ी के मन की पीड़ा है वो अब बाहर भी आ रही है और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। बिल्कुल। अब पंकज गोयल जी, लगता है आपको कि कोई दिक्कत आती है जब कोई नया काम, क्योंकि आपने भी ज़ीरो से शुरुआत की थी, आज के दौर में कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वहाँ पे कितनी कितनी चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में चुनौतियां बाहर हैं, लेकिन चुनौतियों का मैं अपने युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, चुनौतियों का सामना करना सीखें, चुनौतियों से घबराएं ना। चुनौतियां आएंगी, लेकिन हम उसके सामने डट के उसे फेस करेंगे तो कोई चुनौती हमारे सामने नहीं टिक सकती। हमारी विल पावर और हमारी डायरेक्शन, ये दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने कभी कुछ फेस किया ऐसा कुछ? आप उतार चढ़ाव आए होंगे जिंदगी मेरी में? जिंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ। हर तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मात्र मेरा वेट 47 kg था, तो हर अधिकारी देख करके कहता था ये क्या है, बच्चा सा काम करेगा यार। अब वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता था, क्योंकि मैं तो साइकिल पर जाता था। उनसे कोई भी एप्लीकेशन देनी है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं, उसका लोड बढ़वाना है या ये सही का फॉर्म जमा करना है, जब तो सारे काम खुद ही करते थे। लेकिन मैं अपनी विल पावर के कारण उसमें डटा रहा। आज पूरी दार्जिलिंग टीम होने के साथ साथ मैं हर चीज़ को अपने आप से फेस कर रहा हूँ और हर चीज़ की डेप्थ के बारे में जानता हूँ। गवर्नमेंट से किसी तरह का सपोर्ट मिलता जब भी है? मैं अपनी टीम से पूरी तरह काम ले पा रहा हूँ। अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से किस तरह की आप लोग उम्मीद रखते हैं जब इस तरह से काम करते हैं, या फिर किसी तरह का सपोर्ट मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ, कोई भी सपोर्ट कम होती है, उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और काम लेना पड़ता है उनके पास बार बार जाके, बार बार परसू करना पड़ता है। कोई भी व्यापारी के काम आज की डेट में ऑनलाइन अपने आप नहीं होता, चाहे भले ही हमारे यहाँ कितने सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे कितने स्टार्टअप हो, जब तक आप जाएंगे नहीं डिपार्टमेंट में, जब तक कोई भी काम आगे बढ़ता नहीं है, कोई फाइल बढ़। अजय अग्रवाल जी, फ्यूचर कुछ सोचा है, गोल सोचा है कि अब आगे कितना आगे जाना है, या फिर इसको और आगे कैसे बढ़ाना है? कुछ प्लानिंग है? आपके मन से ये बताना चाहता हूँ कि जो सरसों तेल है वो प्योर सरसों तेल ही खाना चाहिए, रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड के अंदर केमिकल प्रोसेस है और उसको 200 डिग्री पर टेम्परेचर में पकाया जाता है, और जब आप 200 डिग्री पर टेम्परेचर पर कोई चीज़ पकाएंगे तो एक तरह से हमारे पुराने घरों में कहा जाता है कि डडेल हो जाता है, और डडेल खाने से मतलब ये है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। शुद्ध खाएं, बढ़िया खाएं, सरसों का तेल खाएं, सरसों खाएं और बरसों जिएं। सरसों खाएं और बरसों जिएं, ये अच्छी लाइन आपने बोली है। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि बच्चे जब आते हैं आपके पास तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? कुछ अलग बात कहते हैं क्या? मतलब मैं ये आजकल के दौर के बच्चों के जो है उनकी मानसिकता पढ़ना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका तो डेली का उनसे बातचीत करना होता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है सबके सामने, पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड में, वो है साइबर एडिक्शन। जो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी समस्या होने वाली अभी है और होने वाली है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ड्रग एडिक्शन में क्या है, आपने एक बच्चे को आइसोलेट कर दिया, 3 महीने 6 महीने बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन साइबर एडिक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको इसी के साथ जीना है और जो गैजेट्स हैं उनके साथ रहना है। तो आज आप देखिए ना, कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हैं स्कूलों में, एजुकेशन में, वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स है। अगर आपने बच्चे को डाइवर्ट करना है तो उसके पास एक ही तरीका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उत्तरांचल में हमारा शायद पहला स्कूल होगा जहाँ डे स्कॉलर्स का भी बच्चों का डेली 45 मिनट्स का गेम्स पीरियड है, डेली है सबका। और हमारे यहाँ यूनिफॉर्म ना ट्राउजर्स एंड टाई और ब्लेजर नहीं है, दे हैव द ट्रैक सूट ओनली द यूनिफॉर्म, बिकॉज उनको डेली खेलना है ग्राउंड के अंदर। तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने साइबर एडिक्शन की प्रॉब्लम को ख़त्म करना, और पेरेंट्स को भी हम लोग एजुकेट करते हैं तो बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। तो खेल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अब तो इंडिया में आप सोचिए ना कि इसकी ओपीडी खुल गई हैं साइबर एडिक्शन के लिए,
और डिटॉक्स कैंप भी शुरू होने वाले हैं शायद। तो स्पोर्ट्स का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस टाइम पे, कि ये आने वाली इतनी बड़ी बीमारी को जो है इससे हम लोग अगर बचना चाहते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा देखिए, हमारे यहाँ क्या है, अभी जो हमारे बच्चे हॉस्टल में जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलने आते हैं, उनको संडे के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है सिर्फ, और बाकी दिन उनका एक्सेस मोबाइल से नहीं है। तो पेरेंट्स एटलीस्ट खुश हैं, वो कहते हैं कि साहब चाहे ये खिलाड़ी किसी लेवल में बने, कैसे भी खेले, लेकिन एक बीमारी से तो दूर हो गया। तो ये उनके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है। नहीं, और ठीक बात भी, आजकल के बच्चे आउटडोर गेम खेल भी नहीं रहे हैं। वो घर पे रहते हैं, कंप्यूटर पे खेलेंगे, अपना प्ले स्टेशन खेलेंगे या मोबाइल में लगे रहेंगे, लेकिन आउटडोर गेम में बहुत कम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आजकल के बच्चों का। एक दौर था जब मोबाइल वगैरह नहीं था तो बच्चे खेलते ही थे घर के बाहर जाके। उसका रीज़न बताऊं मैं आपको, बड़ा सरप्राइज होगा आप लोग। हम लोग क्योंकि एजुकेशन में भी हैं, तो हम लोग बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की। और वो यू विल नॉट बिलीव, आज जो ट्यूशन का फैशन चला है ना, उसके बहुत सारे कारण हैं। और बच्चों को ग्राउंड में ना जाने का, टाइम मिलने का रीज़न एक बहुत बड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक दिन मैं एक क्लास 8th के बच्चे थे जी। तो मैंने एक बच्चे से ऐसे ही, वो कुछ दूसरे बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि व्हाट यू आर टॉकिंग। कहता मैं इससे पूछ रहा था कि शाम को ट्यूशन कितने बजे जाना है। तो मैंने कहा लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, टुडे विल डिस्कस अबाउट द ट्यूशन ओनली, बाकी क्लास अभी कुछ नहीं होगा। मैंने बच्चों से पूछा आप में से कितने बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो एक दो ने हैंड रेज किए, लेकिन बाकियों ने नहीं है। मैंने कहा आई नो एवरीबडी इज गोइंग फॉर ट्यूशन, आप डरो नहीं, वी विल डिस्कस समथिंग बेटर। तो धीरे धीरे सबने हैंड रेज किए। तो मैंने एक ही पूछा कि मैंने कहा आपको ट्यूशन की ज़रूरत है? बोले नहीं सर। तो मैंने कहा वाई यू आर गोइंग टू फॉर ट्यूशन? बोलते नहीं सर, पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक वो 2 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ के ना आ जाऊँ। आप सोचिए, एक नॉर्मल इंसान 6 घंटे अगर बच्चा स्कूल में पढ़ के जा रहा है, क्या उसके अंदर इतनी एनर्जी बची है कि वो ट्यूशन पढ़े 2 घंटे, बिल्कुल ठीक 3 घंटे? और उसका हम टाइम कौन सा ख़राब कर रहे हैं, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जो उसको ग्राउंड में जाना है, जो उसको रिफ्रेश करता है, जो उसके अंदर उसको रिचार्ज कर रहा है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उस चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं, और उसके बाद ब्लेम बच्चे को करते हैं, और उसके बाद नतीजा क्या होता है, ना तो वो कंसंट्रेट स्कूल में कर पाता है, ना ट्यूशन में कर पाता है। क्योंकि जब ट्यूशन में होता है उसको लगता है मैम भी यही स्कूल में पढ़ाएंगे, और जब स्कूल में होता है कि यार ठीक है ट्यूशन में पढ़ लेंगे। तो ये जो ट्रेंड है, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करते हैं उनको। फिर मैंने उस क्लास के बच्चों को बोला कि कल से आप लोग ट्यूशन बंद कर दो, और घर में अगर पेरेंट्स करते हो तो आप मेरे पास लाइए, मैं उनको कन्विंस करूँगा। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप ऑनेस्टली उसको बिल्कुल ठीक बात है, करोगे। करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, तीनों को बहुत शुभकामनाएं। आप आगे अपने जो काम कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ते जाएं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।